लास्ट वीडियो में हमने पथरियासिस पल्पेब्रम कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलते हैं ट्रिकियासिस की तरफ। ट्रिकियासिस बेसिकली डिसऑर्डर है आई लैशेस का। तो ये आपको मैं ऑलरेडी ब्लेफाइटिस में पढ़ा चुका हूँ। तो थोड़ा समझ लेना है कि हमारे जो आईलिड मार्जिन है ना, ये उसके ऊपर हेयर्स हैं। ठीक है, इनमें से हो सकता है कुछ हेयर्स या सारे के सारे हेयर्स अंदर की तरफ इन्वर्ट कर जाए। ये मस्कुलर डिसऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ जो आई लैशेस के फॉलिकल्स होते हैं ना, ये उनमें कुछ ना कुछ मसला आ सकता है। कुछ इंजरी हो सकती है, कुछ बर्न हो सकता है, या कुछ डिसऑर्डर का रिलेशन हो सकता है कि जो आई लैशेस फॉलिकल है ना, वो ऐसे इन्वर्ट करते हैं हेयर्स को कि अंदर की तरफ आई ग्लोब की तरफ लगाना शुरू हो जाए। नॉर्मली हमारे हेयर्स बाहर की तरफ होते हैं, बाहर को फेस कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट को फेस कर रहे होते हैं, अंदर की तरफ आई ग्लोब की तरफ नहीं होते। तो इसमें आई लैशेस अंदर की तरफ इन्वर्ट कर जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे ट्रिकियासिस। और थोड़ा सा याद रख लेंगे, इंट्रोपियन आगे आगे जाके हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर, उसको इसके साथ मिसकन्फ्यूज़ नहीं करना। इंट्रोपियन में ये होता है कि आईलिड का जो मार्जिन है ना, वो ही अंदर की तरफ इन्वर्ट कर जाता है। लैश फॉलिकल्स नहीं इन्वर्ट करते, पूरा का पूरा मार्जिन इन्वर्ट कर जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन याद रखनी है, फिर आप डायग्नोस कर सकोगे इजीली कि ट्रिकियासिस का केस है या इंट्रोपियन का केस है। वो आगे जाके मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा दोबारा। तो इटियोलॉजी की तरफ चलते हैं। इसका केस कोशिश क्या होंगे, ये ब्लेफाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ट्रैकोमा की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ट्रैकोमा हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, इसका नाम है ट्रैकोमैटिस क्लेमाइडिया बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा होगा। फिर ये केमिकल बर्न हो सकते हैं। जारी बात है, केमिकल कोई तेजाब वगैरह से इंजरी होगी तो लैश फॉलिकल को डिस्टर्ब करेगी, तो ऐसा हो सकता है कि हेयर्स अंदर की तरफ इन्वर्ट कर जाए, या फिर आईलिड मार्जिन की इंजरी हो सकती है। इंजरीज मतलब कोई लड़ाई वगैरह हुई है, मुक्का वगैरह बच गया, या कुछ और एक्सीडेंट हुआ, उस वैसा केस आ गया है, तो उन केसेस में भी ये ट्रिकियासिस का केस प्रेजेंट कर देता है। सारी बात है, जब आपका आपको थोड़ा थोड़ा डायग्राम से बता देता हूँ। ये देखो, ये वाले जो बाकी हेयर्स ठीक है, लेकिन ये वाले हेयर्स अंदर की तरफ इन्वर्ट कर गए हैं, जो कि आगे हमारे कोलिंग डिस्टर्ब कर रहे हैं, और बाकी सारा जो अंदर से कंजक्टिवा है उसको भी डिस्टर्ब करेंगे। रेड रेड फील आएगी, ठीक है, रेड रेड फील होगा, कंजक्टिवा कॉर्निया में डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपको आगे थोड़ा सा बताता हूँ। अब जाके हेयर जब अंदर जाके लग रहा है, तो सारी बात है फॉरन बॉडी सेंसेशन आएगी। पेशेंट को लगेगा जैसे कोई मिट्टी का कतरा है या कुछ मेरी आँख में है, और बड़ा इचिंग कर रहा है और इरिटेशन हो रही है। फिर लैक्रिमेशन भी होगी, फोटोफोबिया भी होगा, लाइट से भी डर लगेगा। फिर कंजक्टिवा कोनिंग कॉम्प्लिकेशन आएंगी। जब हेयर जाके लग गई ही कंजक्टिवा पर आया, तो कंजक्टिवा की रेडनेस होगी। और कॉर्निया पे लग रहा है तो कॉर्निया के सेल को डिफेक्ट करेगा। जो कॉर्निया के अंदर एपिथेलियल सेल्स होंगे उनको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस आएगी तो प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाएगी। प्रोटेक्टिव लेयर टूटेगी तो इन्फेक्शन का खतरा होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गए तो उससे फिर बाद में हमारा केस अल्सर की तरफ चल जाएगा, ठीक है। तो इसके अल्सर भी हो सकते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और सेल्स डिफेक्ट भी आएंगे, और ये कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। फिर कॉम्प्लिकेशन भी यही चीज़ें आ जाएंगी। कॉर्निया है तो कॉर्निया की कंजक्टिवाइटिस आ जाएगा, कंजक्टिवाइटिस आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, कंजक्टिवा है तो कंजक्टिवाइटिस आ गया, कॉर्निया है तो केराटाइटिस आ गया, केराटाइटिस। कॉर्निया को कॉर्निक इन्फ्लेमेशन को केराटाइटिस कहते हैं, ठीक है। और फिर हो सकता है कि कॉर्नियल ओपेसिटी भी देखने को मिले। कॉर्नियल ओपेसिटी क्यों आएगी, क्योंकि आपको पता है कि अब यहाँ पे अल्सर्स हो गए हैं। अल्सर्स को डिसॉल्व करने के लिए हमारे फाइबर्स आएंगे, फिब्रोसिस वगैरह होगी। फिब्रोसिस होगी तो हमारी वो आई साइड को डिस्टर्ब कर देगा, और ये ओपेसिटी आ जाएगी आई ग्लोब में। तो उस वजह से हम कहेंगे कॉर्नियल ओपेसिटी है। तो ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले हम ये बस थोड़ा समझ लें कि जो हमारे आईलैश फॉलिकल्स होते हैं ना, ठीक है, इसके अंदर फिर ऊपर से हमारा हेयर आता है, फिर हेयर का रूट बनता है, हेयर रूट बनता है, फिर ऊपर से ये आपको क्लोज करता है, लैश फॉलिकल्स बनता है प्रॉपरली, जो कि उसकी एनाटॉमी है, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, कुछ हेयर जो हमारे अंदर की तरफ इन्वर्ट करके, उन हेयर्स को हमने परमानेंटली रिमूव करना है। परमानेंटली रिमूव करने के लिए हमें आई लैशेस खत्म करने पड़ेंगे। आई लैशेस तो खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन जो फॉलिकल्स हैं उनको जड़ से रिमूव करना है, ठीक है। एपिलेशन कर सकते हैं। एपिलेशन में ये होगा कि जो हमारा फोर्सेप यूज़ होता है, मेडिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, वो यूज़ करके हम कर सकते हैं। लेकिन थोड़े बहुत हेयर हो तो कर सकते हैं, क्योंकि इजीली अवेलेबल होगा क्लिनिक में। तो वरना इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोब होता है, ठीक है, उसके अंदर से हम करंट है जो इसके अंदर मारते हैं, करंट इसके अंदर देते हैं, ताकि एक चीज़ पावर है जो जड़ से ख़त्म हो जाए, ताकि हेयर कभी आए ना, जो जितने हेयर अंदर की तरफ मूव किए हुए हैं। फिर क्रायोथेरेपी करते हैं। क्रायोथेरेपी वो भी प्रोब होता है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे से मोटा होता है, ठीक है। और जितने हेयर्स आगे से मतलब डिस्टर्ब है, ये हमारा आईलिड मार्जिन है, इसके अंदर थोड़े से हेयर डिस्टर्ब है, तो ये प्रोब को तब तक वहाँ पे रखते हैं जब तक 200 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में चले जाए, और वो जड़ से ही ना ख़त्म हो जाए ये जो पोर्स हैं, ठीक है। और हमारा आईलिड बिल्कुल सही रहे, लेकिन ये जो फॉलिकल्स है ये ख़त्म हो जाए। फिर आगे लेज़र से भी यही प्रोसीजर है।
एट द एंड रिजल्ट वही है, लेकिन हमने प्रोसीजर डिफरेंट बनाए हुए हैं। क्रायोथेरेपी इलेक्ट्रोलाइसिस है, करंट से कर रहे हैं, टेम्परेचर से कर रहे हैं, लेज़र से कर रहे हैं, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा सामने कॉर्निया है ना, कॉर्निया को बचाने के लिए जो कॉर्नियल अल्सरेशन हो रही है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए हम कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं ताकि कॉन्टैक्ट लेंस लग जाए बाहर से और अंदर आई प्रोटेक्ट रहे। बाहर से हेयर लगता भी रहे तो मतलब इतना नुकसान ना हो। बाहर से कॉन्टैक्ट लेंस अंदर की कॉर्निया को बचा लेगा, बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं वो नहीं आएंगी। फिर सर्जिकल फुल थिकनेस वेज जैसे रिसेक्शन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। कोई जो माहर सर्जन होगा वही कर सकता है। मिसाल के तौर पे अब ये हमारे आईलिड मार्जिन था, उसके ऊपर ही हमारे हेयर्स आ गए हैं जो अंदर की तरफ इन्वर्ट हुए हुए हैं। अब इन हेयर्स को हम चाहते हैं कि प्रॉपरली इस चीज़ को हम रिमूव कर दें यहाँ से, ठीक है। बाकी आईलिड हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो हम वेज डिसेक्शन करेंगे, वेज टाइप यहाँ से एरिया रिमूव करेंगे, ये वाला जो हेयर्स वाला है, इस सारी बात साथ में हेयर्स भी रिमूव हो जाएंगे और ऊपर से इतना एरिया जो है ये इसका आईलिड का भी रिमूव हो जाएगा। तो बाकी जो एंड्स बचेंगे ना उनको हम दोबारा वापसी ज्वाइन कर देंगे और ये इनमें थोड़ी शकल भी आ जाएगी, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। जैसे हम रबड़ को सीधा कर दें तो उसकी शेप भी ठीक हो जाती है, हेयर्स भी रिमूव हो जाएंगे और साथ में हमारा जो आईलिड का मार्जिन है वो भी ठीक हो जाएगा। फिर इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट और पोस्टीरियर लिड लैमिना करते हैं। जैसे अब इंटीरियर लिड लैमिना क्या है, लैमिला, पोस्टीरियर लिड लैमिला क्या है। अब आप लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, स्किन थी, फिर नीचे ऑर्बिकुलर सर्कुलर मसल था, फिर उसके नीचे सारा के नीचे कुटेनियस टिश्यू तो आ रहा है, सारी बात है। लेकिन मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वो इंटीरियर लैमिना में आ दी गया स्किन और ऑर्बिकुलर सर्कुलर मसल को, और पोस्टीरियर लैमिना में टार्सल प्लेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा बॉबिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं और साथ में जो कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन थी जो आखिरी लेयर थी हमारी, ठीक है। इन दोनों को हमने पोस्टीरियर लिड लैमिना में लेके चलेंगे। पोस्टीरियर लिड लैमिना मतलब नीचे वाली साइड पे है, ऊपर वाली साइड पे ये इंटीरियर लिड लैमिना, नीचे वाली साइड पे अब हेयर अंदर की तरफ इन्वर्ट कर गए हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसकी इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट कर दें पोस्टीरियर लिड लैमिना की, बाहर की तरफ निकाल दें इसको, तो जारी बात है हेयर्स भी ऑटोमेटिकली ही बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो इस प्रोसीजर कहते हैं इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लिड लैमिना, ठीक है। उसको बाहर की तरफ मूव कर देना है। बुक में थोड़ी टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, इसको मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना। ये स्यूडोटिक एसिड मैं आपको ऑलरेडी ऊपर समझा चुका हूँ कि जो इंट्रोपियन है जिसमें हमारा पूरा आईलिड अंदर की तरफ इन्वर्ट कर रहा है। जब आईलिड ही अंदर की तरफ इन्वर्ट कर देगा तो सारी बात है उसके साथ हेयर्स भी अंदर की तरफ इन्वर्ट कर जाएंगे। तो उसको टिक एसिड से कन्फ्यूज़ नहीं करना। टिक एसिड में सिर्फ हेयर्स अंदर की तरफ कर रहे हैं जिसमें हमें फॉलिकल्स को ट्रीट करना है। लेकिन अगर इसको आईलिड ही अंदर की तरफ इन्वर्ट कर गया तो उस केस में हमने इंट्रोपियन को डील करना है, इंट्रोपियन की सर्जरी करनी है, वो आगे जाकर मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। उसको टिक एसिड इसके साथ नहीं कन्फ्यूज़ करना। फिर डिस्ट्रिकेसिस है, डिस्ट्रिकेसिस एक कंजेंटल डिसऑर्डर है, मतलब बच्चों में छोटे होते ही, या आप लोगों को पता है ये 2 से 3 लेयर्स होती हैं हेयर्स की जो हमारी बाहर की तरफ हेयर्स इन्वायरमेंट को फेस कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चों में होता है कुछ केसेस में कि एक लेयर ऐसी बन जाती है जो कि अंदर की तरफ हेयर्स को इन्वर्ट करती है, ठीक है। तो उसको हम डिस्ट्रिकेसिस कहते हैं। बस ये टॉपिक इतना सा था यहाँ।